बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th हमारी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें आपकी जो पहली किताब है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, संविधान क्यों और कैसे। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि आपकी जो बुक है, इस बुक में जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, उन सभी को हम दो पार्ट्स में कवर अप करेंगे। यानी कि जैसे मान लेते हैं चैप्टर 1 है संविधान क्यों और कैसे, तो हम इसके दो पार्ट्स लेके आएंगे। आधे चैप्टर को हम एक पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे और आधे चैप्टर को दूसरे पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे क्या होगा कि आधे आधे घंटे में आप 2 दिन करके एक चैप्टर आसानी से समझ लोगे। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक होगा संविधान की परिभाषाएं, जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई उसके बारे में। दूसरा टॉपिक होगा हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तीसरा हमारा टॉपिक होगा संविधान के कार्य क्या होते हैं। चार कार्य दिए हुए बेसिकली आपकी किताब में, उसको डिस्कस करेंगे। चौथा टॉपिक है संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। और पांचवा टॉपिक है हमारा संविधान के मौलिक प्रावधान। और सबसे आखिरी छठा टॉपिक है संविधान को आम लोगों तक प्रचलन में कैसे लाया जाता है, कैसे लोगों को उसके बारे में बताया जाता है, कैसे उसे लागू करवाया जाता है। ये सभी टॉपिक्स आज की इस ये जो हमारा पार्ट 1 है इसमें डिस्कस करेंगे। और जो पार्ट 2 रहेगा उसमें संविधान कैसे बनता है इस चीज को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो अगर चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना या फिर सर्च कर सकते हो जेएसके 11 क्लास। तो अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे संविधान की एक पर्टिकुलर परिभाषा क्या है। तो देखो, विभिन्न लोगों के द्वारा अलग अलग जो राजनीतिज्ञ हैं उनके द्वारा विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। यानी संविधान की कोई एक परिभाषा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली परिभाषा कहती है कि एक लिखित रूप में होता है। अर्थात संविधान क्या है? संविधान एक तरीके से एक औपचारिक दस्तावेज होता है, यानी कि एक किताब होता है बेसिकली, जिसमें नागरिक के अधिकार लिखे होते हैं, देश कैसे चलता है उसकी प्रक्रिया लिखी होती है, राजनीतिक व्यवस्था कैसे वहां की चलेगी ये लिखा होता है, वहां पे सरकार के जो नियम है, उपनियम है और सरकार के जो अधिकार है ये सभी लिखे हुए होते हैं। तो ऐसी जो किताब होती है उस किताब को संविधान कहते हैं। अब इसी को थोड़ा संक्षेप में अगर हम समझें तो किसी देश का संविधान जो है ना, वो उस देश की राजनीतिक प्रक्रिया का एक मूल ढांचा है। अर्थात राजनीतिक प्रक्रिया कैसे चलेगी वो सारे नियम, उपनियम, अधिकार इस संविधान की किताब में लिखे होते हैं। ठीक है। और जनता के ऊपर शासन कैसे किया जाएगा, कौन शासन करेगा, ये भी इस संविधान की किताब में लिखा होता है। आगे, संविधान जो है अगर हम भारत की बात करें तो ये मुख्यतः किसी भी राज्य में प्रमुख 3 अंगों की स्थापना करता है। कौन कौन से? आपके इसी बुक में चैप्टर 4, 5, 6 एक है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ऐसी 3 संस्थाओं को ये स्थापित करता है। इन 3 संस्थाओं के अधिकार, पद, कार्य, शक्तियां, कौन कौन से लोग इसमें भर्ती हो सकते हैं, कौन से लोग इसमें आ सकते हैं, ये सभी जो नियम है वो इस संविधान की किताब में लिखे होते हैं। अब ये जो 3 प्रमुख अंग हैं, क्योंकि देखो सरकार के यही सबसे अहम अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इनके आपसी संबंध कैसे होंगे ताकि देश टूटे ना और इनके बीच में आपस में कभी विवाद ना हो। तो अच्छे संबंध कैसे रहेंगे ये बताया गया है। इसमें जनता के साथ लोगों के, यानी कि सरकार के जनता के साथ में संबंध कैसे रहेंगे, अच्छे कैसे रहेंगे, ये बताया गया है। इनकी शक्तियों की व्याख्या की गई है, साथ ही साथ इनके कर्तव्यों की सीमा भी तय की गई। तो आप समझ गए संविधान क्या है। ध्यान से सुनो, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें उस देश के नागरिक के अधिकार, उस देश की संचालन, वो देश कैसे चलेगा उसकी प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलती है, सरकार कैसे बनेगी, सरकार के नियम क्या होंगे, सरकार के अधिकार क्या होंगे, ये 3 प्रमुख अंग जो हैं, इनके पद कैसे लोग आ सकते हैं, इसमें इसके कार्य क्या होते हैं, शक्तियां कैसी होती हैं, जनता के संबंध में इनके संबंध कैसे होंगे, इन सभी चीजों का एक जो सामूहिक एक दस्तावेज होता है, एक किताब होता है, उसी को संविधान कहते हैं। तो अब संविधान के बारे में कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। ठीक है। आई होप संविधान की जो परिभाषा है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, संविधान क्या है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक अभी देखो, बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा है कि संविधान हमेशा ऐसा भी हो सकता है कि लिखित रूप में ना हो, यानी कि हमने ये तो देखा पहले लिखित रूप में होता है, लेकिन कई देश ऐसे हैं
जिनके पास एक लिखित, जैसे भारत के पास में क्या है, एक लिखित संविधान है जिसमें लिखा गया है हर एक चीज के बारे में। ऐसा कई देशों के पास नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलिखित संविधान। अब ये अलिखित का मतलब क्या हो गया, जो लिखित है उसका उलट, यानी कि जो लिखा गया है उसका उलट है। ये उन विचारों का, उन नियमों का, रीति रिवाजों, लोक परंपराओं का एक समूह होता है जिनसे उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, जिसके नियम, उनका मतलब स्पष्ट नहीं होता है, कोई भी संचालन व्यवस्था यहाँ पे नहीं लिखी गई है। अर्थात ये अलिखित संविधान का मतलब क्या हो गया, कुछ विचार होंगे, कुछ नियम होंगे, रीति रिवाज होंगे, कुछ परंपराएं होंगी, प्रथाएं होंगी, जिनके माध्यम से देश चलेगा। ये लिखित रूप में नहीं होते हैं, ठीक है। और इनका मतलब भी, जैसे हमारे भारतीय संविधान में हर एक चीज का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, वैसे ही इसका उलट अलिखित संविधान में ऐसा नहीं है। जैसे लिखा ही नहीं गया है तो उसका मतलब कैसे स्पष्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है, एक देश है यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ इंग्लैंड। यहाँ पे आप देखोगे, ये जो एरिया देख रहे हो आप, ठीक है ना, ये बाउंड्री के अंदर, रेड बाउंड्री के अंदर जो है, ये है इंग्लैंड का एरिया। अब इसके पास अपना एक कोई लिखित दस्तावेज नहीं है भारत के जैसा, ठीक है। इंग्लैंड के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं जिसे हम संविधान कह सकते हैं। उसके पास एक श्रृंखला है, ठीक है, जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। इसका कारण है कि वहां का जो संविधान है वो निरंतर बदलता है। देखो, भारत का जो संविधान है, अगर उसमें संशोधन करना है, उसे बदलना है, पूरे तरीके से तो नहीं बदल सकता कोई भी, पूरी तरीके से कोई नहीं बदल सकता। लेकिन हाँ, अगर संशोधन कुछ छोटे छोटे उसमें बातें ऐड करनी है, हटानी है, तो उसके लिए संसद कार्य करती है। अब संसद कैसे कार्य करती है, इसके लिए सेपरेट आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, उसमें ये सारी चीजें बताई गई है, ठीक है, विधायिका वाले चैप्टर। तो संविधान की परिभाषा का पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा आपको। एक होता है लिखित दस्तावेज और एक होता है अलिखित दस्तावेज, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है इंग्लैंड। सेकंड टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सेकंड टॉपिक काफी छोटा सा है, उसके बाद में हमारा बड़ा टॉपिक आएगा, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो बेसिकली संविधान की वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करते हैं जहां पे किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो। क्योंकि न्यायपालिका जो है, ठीक है, ये क्या करती है, समाज में होने वाले विवादों को आसानी से सुलझाती है और न्याय को स्थापित करती है। तो हमें संविधान की जरूरत इसलिए पड़ती है। दूसरा है, जितने भी समाज में समुदाय हैं, हमें पता है कि भारत में विभिन्न धर्म, जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति आदि को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे में इन सभी के बीच में एक अच्छा संबंध बैठाना, तालमेल बैठाना, ये कार्य कर सकता है कौन, संविधान। तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। जनता के बीच में एक आपसी विश्वास पैदा करने के लिए, अर्थात जनता जो है, वो मतलब लोग जो है, उनके बीच में आपस में एक अच्छा भाईचारे वाली भावना पैदा करने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए कि वो एक देश के नागरिक हैं, उनके लिए सबसे पहले इस देश की सुरक्षा है, देश की सर्वोच्चता है, उसके बाद कुछ और है। तो वो क्या करते हैं, मतलब संविधान क्या करता है, उनके अंदर एक ऐसी भावना भर देता है, ऐसा विश्वास भर देता है कि वो आपस में अच्छे तरीके से घुल मिल के रह सके। ये कार्य करता है। अगला आ जाता है, सरकार के मतलब देश कैसे चलेगा, उसके निर्माण में उनके नियम, उपनियम, शक्ति, अधिकार, ये सारी चीजें होती हैं। और भी यहाँ पे आप बहुत सारे पॉइंट्स डाल सकते हैं, ठीक है, अगर आप डालना चाहो तो। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हमने ये देख लिया, न्याय स्थापित करना है, आपसे विश्वास बढ़ाना है, सामंजस्य बैठाना है, सरकार निर्माण करना है, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों को करना होता है, जैसे कि नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों को लाना हो, नीति निषेध तत्व हो गए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। तो हमें संविधान की आवश्यकता कई कारणों की वजह से पड़ती है। देखो, मैं सिर्फ आपको वो पॉइंट अच्छे से समझा रहा हूँ जो आप अच्छे से समझ सको। कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपकी किताब में, उसे मैं नहीं समझाने वाला, लेकिन हाँ, उन्हें तोड़ के थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा, ताकि आपको बुक पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो और आपको बुक पढ़ने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको अच्छे से सारी चीजें यहाँ पे समझा दूंगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, संविधान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगला टॉपिक आ जाता है हमारा यहाँ पे, संविधान के कार्य। तो देखो, आपकी बुक जो है उसमें टोटल 4 कार्यों के बारे में हमें बताया गया, जिसमें से सबसे पहला कार्य ये है कि संविधान एक बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है, यानी कि कुछ इसमें नियम होते हैं जिसका एक समूह होता है बेसिकली, जिससे समाज के जो सदस्य हैं उसमें न्यूनतम समन्वय, यानी कि आपस में विश्वास और
एक तालमेल जैसी स्थिति जो है वो बनी रहे। ये है इसका पहला कार्य। अभी हम एक-एक करके सबको डिस्कस करेंगे। दूसरा कार्य ये है कि समाज में निर्णय जो है, उसकी शक्ति किसके पास रहेगी? समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास रहेगी? और सरकार किस तरह से निर्मित की जाएगी? ये इसका कार्य होता है। तीसरा कार्य है इसका कि यह क्या करती है, सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले जो कानून हैं, उन पर कुछ सीमाएँ लगाती है। ये सीमाएँ इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी कि सरकार के द्वारा जो कानून दिए जाते हैं, उन पे प्रतिबंध भी होते हैं, लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं, उन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। तो ये इसका तीसरा कार्य है। इसमें चौथा कार्य इसका ये है कि सरकार को संविधान कुछ ऐसी क्षमताएं प्रदान करता है ताकि वो जनता की भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को पूर्ण रूप से पूरा कर सके, यानी कि उन्हें उनके अनुसार परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो ये जो आपके सामने चार इसके कार्य हैं, कार्य नंबर 1, 2, 3 और ये 4। तो इन चारों ही कार्य को एक-एक करके अब हम अच्छे से समझते हैं। पहले कार्य की बात करें। पहला कार्य हमारा यहाँ पे ये है, संविधान क्या करता है? हमें कुछ बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराता है, जिससे समाज के जो सदस्य हैं, उनमें आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। अब इसका मतलब देखो ध्यान से समझो। बेसिकली हमारा जो भारत है, वो बहुत सारी विभिन्नताओं से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म को नहीं भी मानते हैं। यानी कि विशेष अन्य प्रकार के धार्मिक लोग रहते हैं। कुछ किशोर हैं, वृद्ध हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कुछ व्यापार करता है, कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई चिकित्सक है। तो ऐसे में ये जो विभिन्नताएं भारत में फैली हुई हैं, चाहे धर्म के आधार पे हो, व्यवसाय के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो और भाषा के आधार पे हो, जो विभिन्नताएं फैली हुई हैं, इन सब के बावजूद भी भारतीय नागरिकों को रहना तो भारत के ही अंदर है। तो ऐसे में हमें कुछ नियम चाहिए होते हैं कि कुछ ऐसे नियम हो जिनका सभी लोगों को पालन करना हो। तो उन नियमों को उपलब्ध कराता है कौन? संविधान। ठीक है? तो विभिन्नताओं से भरे भारतीय समाज में कुछ ऐसे नियम जिनका पालन पूरे देश के नागरिकों के द्वारा किया जाए, उन नियमों का एक समूह उपलब्ध करवाता है। वो कौन है? वो है संविधान। ये हो गया हमारा पहला कार्य। अब इसको थोड़ा और स्पष्टीकरण कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं कि अगर संविधान में कोई नियम दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल एक नियम दिया गया है कि एक सेकेंड सोचने दो पहले। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि जो नियम दिया गया है, उनका सभी लोगों को पालन करना चाहिए। अगर कोई उसका पालन नहीं कर रहा है, मान लेते हैं कि कोई नियम बना दिया गया है और ये 10 लोग हैं। इन 10 लोगों में से इस एक पर्टिकुलर बंदे ने उसका पालन नहीं किया, तो ये जो 9 बंदे रहेंगे ना, इनके दिमाग में खटकेगा, ये पालन नहीं कर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ होगी, है ना? तो ऐसे में जो भारतीय संविधान का तीसरा अंग है, न्यायपालिका, ये इस बात को पूरी तरीके से देखता है कि कौन-कौन से व्यक्ति भारतीय संविधान में वर्णित जो नियम है, उनको सही से पालन कर रहा है या नहीं। और अगर कोई नहीं करता है, तो उसे दंडित भी किया जाता है, उसे अपराधी माना जाता है और उसे फिर दंड भी दिया जाता है। यानी कि हमें कुछ ऐसे नियम मिलते हैं, देश के देशवासियों को, नागरिकों को, जिसे उसे पालन करना चाहिए, ताकि संविधान जो है वो अपनी सत्ता तक पूर्ण रूप से पहुंचता है। तो ये है हमारा संविधान का पहला कार्य। आई होप आप समझ गए होंगे। संविधान के दूसरे कार्य की बात करते हैं। दूसरा कार्य हमारा क्या कहता है कि ये हमें ये बताता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और हमारी सरकार किस तरह से निर्मित होगी। तो बेसिकली देखो, संविधान में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिससे सरकार का निर्माण होता है। अब यहाँ पे अभी एक चीज आपको लोकसभा और राज्यसभा इसके बारे में भी समझाऊंगा। देखो, हालांकि सिद्धांत हमारे संविधान में तो हैं कि सरकार कैसे बनेगी, लेकिन आखिर ये सिद्धांत बनाता कौन है, ये अहम है। तो सिद्धांत बनाने के लिए या कानून बनाने के लिए संविधान ये बताता है कि ये कौन बनाएगा। ठीक है? यानी कि सरकार से संबंधित, देश से संबंधित जो नियम है, जो सिद्धांत है, वो कौन बनाता है, ये बताता है कौन? संविधान। फॉर एग्जाम्पल, मोटे तौर पे क्या है, यानी कि अगर हम बात करें हमारे भारत देश की, लोकतांत्रिक जो संविधान होते हैं, जहाँ पे लोकतंत्र प्रक्रिया होती है, शासन व्यवस्था होती है, वहां पे ये जो संविधान के अंदर जो नियम वगैरह होते हैं,
वो बनाते, देखो संविधान तो पहले ही बन चुका है, हमारे संविधान सभा के द्वारा बना दिया जा चुका है, लेकिन अब इसमें कुछ संशोधन करना है, कोई नए नियम, कोई सिद्धांत बनाने, तो वो कौन करता है? वो करती है जनता। अब आप कहेंगे जनता क्या वहाँ संसद में जाके लिखेगी, वहाँ पे विवाद करेगी? क्योंकि 135 करोड़ की आबादी है, तो सारी जनता उस संसद भवन में तो आ नहीं जाएगी, जिसमें तकरीबन 1.5 से 2,000 व्यक्ति आते हैं टोटल। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात की गई है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है? अप्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या है? देखो हम क्या करते हैं बेसिकली, जब चुनाव होते हैं तो हम अपने सदस्यों को चुन के कहाँ भेजते हैं? संसद में, यानी कि लोकसभा में। तो लोकसभा में जो प्रतिनिधि, जो हमारा लीडर जाता है, हमारे क्षेत्र से जिसने चुनाव लड़ा है, वो जाता है हमारे एरिया से संसद में, और हमारे विचारों के अनुसार ही जो हमारे विचार हैं वो रखता है संसद में। अब जब वो विचार रखता है तो एक तरीके से जनता के विचार ही संसद में रखे जाते हैं, लेकिन उन लाखों में से किसी एक को चुन के जब संसद में भेजा जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे ये है कि भारतीय संविधान में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अधिकतर कानून जो है वो संसद बनाएगी, और इसी संसद का गठन भी एक विशेष प्रक्रिया के आधार पे होगा। देखो संसद में बेसिकली हमें पता है दो सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा को एक टाइम पे 5 साल के बाद या फिर 5 साल के अंदर भी भंग किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन जो राज्यसभा है इसे आप भंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव होता है 6 वर्षों के लिए, जिसमें से 1/3 जो सदस्य होते हैं उनका 2 साल में एक बार चुनाव फिर से होता रहता है, और जो 2/3 सदस्य हैं वो मतलब ऐसा है, मान लेते हैं यहाँ पे टोटल 250 सदस्य हैं। अब इसमें से जो 117 सदस्य नहीं, 117 नहीं, 1/3 बोला ना मैंने, मतलब फॉर एग्जांपल 80 जो सदस्य हैं, इन 80 सदस्यों का 2 वर्षों में हर बार चुनाव होता रहेगा। तो इसलिए जो संसद है, वो इन संविधान के सिद्धांतों और नियमों को बनाएगी, उनका पालन करवाएगी, और ये विशेष प्रकार से इसका गठन होता है। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, यानी कि देखो संविधान क्या कहता है? ये बताता है कि कानून बनाएगा कौन? संविधान क्या कहता है? कानून बनाएगा कौन? तो ये संसद बनाती है। लेकिन संसद को बनाने का कानून किसके पास है? संविधान के पास है। तो ऐसी घूम फिरा के सारी प्रक्रिया क्या कहती है कि संविधान में कुछ ऐसे बुनियादी नियम, कुछ समूह हैं, कुछ नियमों का सिद्धांत, कुछ समूह हैं, जो कि ये बताते हैं कि सरकार का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होगा, संविधान में कौन सा संगठन किस तरह से उनमें संशोधन कर सकता है, नए नियम, नए सिद्धांत उसमें बना सकता है, जो कि संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा यहाँ पे दूसरा कार्य। तीसरे कार्य की बात करते हैं। तीसरा कार्य हमारा यहाँ पे ये है कि यह सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले जो कानून होते हैं, उन पर कुछ सीमाएं लगाती है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी जो उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, अर्थात सरकार जो है क्या करती है, कुछ नियमों पर, कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनका उल्लंघन नहीं कर सकते, जो नागरिकों को दिए गए हैं। इसको समझो, देखो ध्यान से। सरकार के द्वारा अगर कोई भी गलत या फिर अन्यायोचित, जो न्याय प्रिय नहीं है, ऐसा कानून बनाती है, तो सिंपल सी बात है कि जनता के द्वारा उसका विरोध किया जाना है। तो सरकार हमेशा इस चीज का ध्यान रखती है कि वो कभी भी ऐसी गलती ना करे, एवं संविधान ने भी सरकार की जो शक्तियां हैं उसे कई तरह से सीमित किया है। तो ये जो तीसरा हमारा कार्य है वो ये हमें ये बताता है कि सरकार की शक्तियों को नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, उन्हें सुरक्षा देने के लिए सरकार की शक्तियों को कुछ तरह से सीमित किया गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, इनको स्पष्ट रूप से बताया गया है कौन कौन से हैं, एवं ये कहा गया है कि जो सरकार है वो कभी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती है। कितना भी जरूरी पड़ जाए, आप मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हो, ना ही कोई नियम बना सकते हो, कोई कानून बना सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे पास बने रहेंगे, कभी भी चाहे आपातकाल लग जाए ये नहीं हटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा आता है, कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति जब देश में बन जाए, तब हमारे कुछ मौलिक अधिकारों को एक उस टाइम पीरियड के लिए, उस समय परिस्थिति के लिए रोका जा सकता है। जैसे संविधान उन परिस्थितियों का भी उल्लेख करता है जिनमें अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपातकाल। ठीक है? अब यहाँ पे देखो नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रता है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है।
तो आपातकाल के दौरान जो कि 1975 से आई थिंक याद हो तो 77 है या फिर 76 से 75 है, इस बीच जब ये लगा था तब जो भारत के नागरिक थे इनसे ये जो अभिव्यक्ति के अधिकार है, व्यवसाय संगठन बनाने, ऐसे सभी अधिकारों को छीन लिया गया था। सिर्फ एक अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, वो भी कुछ हद तक अपवाद स्वरूप में रहा था क्योंकि लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। तो यानी कि ये जो तीसरा नियम है वो हमें ये बताता है कि सरकार की शक्तियां संविधान ने इस तरीके से सीमित कर रखी हैं कि वो कभी भी भारत के संविधान के तहत जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं उनके विरुद्ध कुछ भी कार्य, कुछ भी नियम कानून नहीं बना सकती है, उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो ये है हमारा यहाँ पे तीसरा कार्य। ठीक है, अगला देखते हैं। संविधान का यहाँ पे चौथा कार्य देखो क्या है, बहुत सिंपल सा है। ये यहाँ पे ये कहता है, एक सेकेंड नोटिफिकेशन आ गया यार, चल छोड़ो। देखो, सरकार को ये ऐसी क्षमता प्रदान करेगी, कैसी क्षमता, जनता की आकांक्षाएं, इनकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियां बना सके। चलिए देखो ध्यान से समझना, भारतीय संविधान ने सरकार को कुछ ऐसी शक्तियां दे रखी हैं। देखो कई तरीके से सरकार की शक्तियों को सीमित किया हुआ है ताकि वो मौलिक अधिकारों को हानि ना पहुंचा सके, लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष शक्तियां भी हैं सरकार के पास में, जैसे कि कुछ सकारात्मक कार्य जो लोगों के लिए किए जाने जरूरी हैं वो कर सके, कुछ लोक कल्याणकारी कार्य जो है वो कर सके। ठीक है, उन्हें कानून की मदद से लागू भी कर सके। तो इसीलिए जैसे कि नागरिकों को अभिव्यक्ति के प्रति और ज्यादा जागरूक करना ये सरकार का अहम कार्य है। जिस समाज में असमानताएं फैली होंगी, अर्थात सरकार का यहाँ पे कार्य क्या है कि समाज में एक समानता फैलाए रखे, बनाए रखे, लोगों को अवसर की समानता मिलती रहे, स्वतंत्रता की समानता मिलती रहे, इस तरीके से वो अपना विकास कर सके। लेकिन जहां पे असमानताएं फैली हैं, हमें क्या करना चाहिए, वहां पे सरकार को थोड़ा और मजबूत बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे जाति प्रथा है, कहीं पे छुआछूत है, तो ऐसी जगह पे हमें क्या करना चाहिए, जो सरकार है उसे थोड़े अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए ताकि ये जो रूढ़िवादिता फैली हुई है, चाहे वो आर्थिक स्थिति के आधार पे हो, सांस्कृतिक स्थिति के आधार पे हो, उससे पूरी तरीके से खत्म कर सके और जो असमानता फैली हुई है, जो गरीबी फैली हुई है, उसे खत्म करके एक पूर्ण तरीके से न्याय स्थापित कर। तो इसीलिए सरकार को थोड़ा और शक्तिशाली बनाना चाहिए ताकि वो जनता की आकांक्षाओं को और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। वास्तव में जो संविधान है वो जनता की आकांक्षाओं का पिटारा है, क्योंकि संविधान को हमारे लोगों ने ही, भारतीय जो लोग हैं उन्होंने ही बनाया, जो विद्वान है। ठीक है, इसीलिए इसे आकांक्षाओं का पिटारा भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में संविधान निर्माता जो थे वो ये चाहते थे कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें, शिक्षा सहित सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गर्मी और सामाजिक आत्मसम्मान से जीवन भरा जीवन जी सके। यानी कि जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, राजेंद्र प्रसाद हो, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी हो, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्य हो, ठीक है, और भी जितने भी लोग थे, इन सभी का ये मानना था कि समाज में गरीब से गरीब जो लोग रहेगा, निचली जाति से जातिगत जो जो बंदा रहेगा, आदिवासी या अल्पसंख्यक जो बंदा रहेगा, उसे भी कुछ ऐसे नियम मिलने चाहिए ताकि वो अपना विकास उस नीचे निचला जो स्तर है उससे उठकर ऊपर की तरफ कर सके। और ये कैसे करेगा, संविधान के अंदर जो नियम दिए गए उसके तहत। इसीलिए इसे आकांक्षाओं का पिटारा कहते हैं और संविधान जो है वो सरकारों को शक्तियां भी देता है ताकि वो असमानता और गरीबी को पूरी तरीके से खत्म कर सके। तो ये है हमारा संविधान का चौथा कार्य। तो संविधान के चारों कार्य आई होप आप अच्छे से समझ गए। अब इस कार्य में कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे एक है दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल। जैसे कि अभी हमने भारत के संदर्भ में क्या देखा है कि जहाँ पे असमानताएं फैली हुई हैं, गरीबी फैली हुई है, ठीक है, चाहे वो छुआछूत के आधार पे हो, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐसी जो असमानता फैली उसे खत्म करने के लिए भारतीय संविधान में सरकार को क्या किया गया है, शक्तिशाली बनाया गया। तो इसी संदर्भ में है एक दक्षिण अफ्रीका का संविधान। ये क्या कहता है, तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का संविधान क्या करता है, सरकार को कुछ उत्तरदायित्व सौंपता है। कैसे उत्तरदायित्व, वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, अन्यायपूर्ण भेदभाव जो व्यक्ति हैं, जो समूह हैं, उनसे लोगों को बचाने के लिए और उन्हें दंडित करने के लिए
कदम उठाने उठाने का अधिकार देता है। सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य करती है। यानी कि ये एग्जाम्पल जो है, चौथा कार्य जो कि सरकार को क्या देता है, कुछ कभी कभी शक्तिशाली बनाता है और कभी इसे आकांक्षाओं का पिटारा कहता है। तो इसीलिए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया गया कि यहाँ की जो सरकार है उसने अपनी सरकार को कुछ कार्य सौंपे हुए हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण को बताना है, पर्यावरण मतलब पर्यावरण संरक्षण करना है, अन्यायपूर्ण जो भेदभाव करते हैं लोग उन्हें दंडित करो, और जो दंडित हो चुके मतलब कि जो भेदभाव से अग्रसित हो चुके हैं उन्हें क्या करना है, निकालना है उस चीज से बाहर, और धीरे धीरे पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचाए। इसी संबंध में दूसरा संविधान है एक इंडोनेशिया का। ये क्या करता है इंडोनेशिया का संविधान, ये सरकार को कुछ ऐसी जिम्मेदारी देता है ताकि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखे, उसका संचालन कर सके और गरीबी और अनाथ बच्चों की देखभाल कर सके। यानी कि विभिन्न देशों में सरकार को बहुत अन्य कार्यों में मजबूत बनाया गया ताकि वो आसानी से संविधान का लोगों के द्वारा पालन करवा सके। तो ये हैं बच्चों आज के हमारे संविधान के कार्य। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा हमारा ये है और चौथा हमारा। तो पहला कार्य हमारा क्या था, ये बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध करवाता है जिससे सामंजस्य स्थापित किया जा सके। ठीक है। दूसरा कार्य हमारा ये रहा, समाज में अंतिम निर्णय कौन लेगा और सरकार हमारी कैसे बनी। तीसरा कार्य, सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकारों को पर उल्लंघन लगाए, अर्थात सरकार की शक्तियों को कुछ हद तक सीमित किया गया है। ठीक है। और इसी में चौथा कार्य क्या है कि सरकार जो है उसे कहीं कहीं जगह पे शक्तिशाली बनाया गया है और संविधान को आकांक्षाओं का पिटारा भी कहा। और इसी में हमने एग्जाम्पल देखा है दक्षिण अफ्रीका का और इंडोनेशिया। तो ये हो गए हमारे संविधान के कार्य। अगर अभी तक आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना। अगले टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। बहुत अहम टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब कार्य जो है ना आपके संविधान के कार्य उससे थोड़ा छोटा है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता की हम बात करते हैं। सबसे पहली विशेषता है कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख लिया था। इसमें कुछ सिद्धांत हैं जिससे सरकार कैसे चलती है, सरकार का निर्माण कैसे होता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनकी कार्य प्रणाली कैसे चलती है, ये सारे सिद्धांत नियम इसमें दिए गए हैं। नागरिकों के अधिकार भी इसमें लिखे गए हैं। दूसरी विशेषता है व्यापक संविधान है। जब यह संविधान बना था तब इसमें लगभग 370 के आसपास अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान जो भारतीय संविधान है इसमें लगभग 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 यहाँ पे भाग हैं इस संविधान के। तो भारतीय संविधान काफी बड़ा संविधान है। ठीक है। ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। एक मिनट में नंबर लिख देता हूँ, है ना। ये पहली विशेषता हो गई, ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता है संसदीय व्यवस्था, अर्थात भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, ये सभी अहम हैं। तो ये इसकी तीसरी विशेषता है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये सारी जो संगठन है, संगठन यानी जो ये हमारी जो व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था, ये लोकतंत्र की एक नींव है वैसे। भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरपन का मिश्रण है। इसका मतलब क्या है, तो देखो कभी भी ना हमें संविधान में कुछ संशोधन करना होता है, कुछ नियम ऐड करने होते हैं, कुछ हटाने होते हैं, तो ऐसे में उसे थोड़ा बदलना पड़ता है। तो इसका जो एक तरीका है वो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और वो तरीके में बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत, यानी कि नॉर्मल बहुमत, आसानी से जिसमें एक तिहाई बहुमत होगी तो भी आसानी से पारित हो जाएगा। दूसरा होता है विशेष बहुमत, जिसमें दो तिहाई जो सदस्य हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो भारतीय संविधान ऐसा भी नहीं है कि आसानी से इसमें कोई संशोधन कर सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो दोनों चीजें हैं। पांचवा यहाँ पे ये मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। तो भारतीय संविधान में लोगों को, नागरिकों को टोटल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत संपत्ति का जो अधिकार होता है इसको निकाल के, मौलिक अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। तो अब भारतीय संविधान में नागरिकों को टोटल 6 मौलिक अधिकार दिए गए। ठीक है। जिसका उल्लंघन कभी भी सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता है, केवल विशेष परिस्थिति, आपातकाल के अलावा।
तो ये है भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं। लिखित संविधान है, बहुत ही बड़ा संविधान है। संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। लचीलेपन और कठोरपन का ये मिश्रण है। मौलिक अधिकारों को यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ठीक, इसी तरह से इसमें कुछ और विशेषताएं आ जाती हैं संविधान की। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, छठी विशेषता है हमारी धर्मनिरपेक्ष राज्य, अर्थात संविधान में ये कहा गया है पूरे देश का, भारत का अपना कोई धर्म, अपनी कोई भाषा नहीं होगी, बल्कि जिसको, जिस भी व्यक्ति को जो चाहे वो धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, बशर्ते ये है कि वो दूसरे धर्म को गलत ना कहे। ठीक है, और जो सरकारी संस्थाएं होंगी, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, उसमें कभी भी किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाए। छठा हो गया। सातवां है संघात्मक व्यवस्था, यानी कि जो सरकार है वो दो स्तर पे है। एक है केंद्र यानी कि सेंट्रल स्तर पे जो पूरे देश को देखती है, एक है राज्य स्तर यानी कि 28 जो हमारे स्टेट्स हैं इस स्तर पे है। तो यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था भारतीय संविधान की एक अहम विशेषता है। उसके बाद भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि जो काफी कम है, उनको संरक्षण दिया गया है, उनको कुछ तरीके से आरक्षण दिया गया ताकि वो अपना विकास कर सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी संविधान में बताए गए हैं। ठीक है, हालांकि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये सरकार के द्वारा लागू किए जाएं या ना किए जाएं, और इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जाए या ना दी जाए, इसके ऊपर संविधान में कोई भी अहम रूप से स्पष्ट बात नहीं है। सिंपल सा ये कहा गया है ये ऐसे तत्व हैं जिनके लिए सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उसे लागू करे, अगर नहीं करते तो इसकी मर्जी है, और इनके उल्लंघन होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। टोटल 9 विशेषताएं मैंने आपको समझाई। ठीक है, पहली विशेषता क्या है? भारतीय संविधान काफी बड़ा एक लिखित संविधान है। इसमें बहुत से अनुच्छेद, बहुत सी अनुसूचियां और भाग हैं। इसमें संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। यह एक लचीलेपन और कठोरपन का मिश्रण है। इसमें भारतीय संविधान में टोटल नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए यहाँ पर संरक्षण भी उन्हें दिया गया है, और कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी यहाँ पे इसमें सम्मिलित किए। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। भारतीय संविधान की विशेषताएं यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, अगला टॉपिक है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, अर्थात हम आम लोगों तक संविधान को किस तरह से पहुंचा सकते हैं, यानी कि उन्हें किस तरीके से बता सकते हैं कि इसमें क्या नियम है और किस तरह से आपको इसे पालन करना चाहिए। तो देखो, बेसिकली संविधान को प्रचलन में लाने का तरीके का मतलब ये है कि कोई भी संविधान सफल कैसे बनता है। तो सफल से पहले समझो असफल। तो बेसिकली कोई भी संविधान जब वो निष्प्रभावी हो जाता है, यानी कि वो असफल होता है, तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि ये जरूर कुछ अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए गए होंगे, यानी कि जिन्हें जनता चाहती ही नहीं होगी कि ये संविधान बनाए, उन लोगों ने संविधान को बनाया होगा। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से देश है जिनका संविधान पूर्ण रूप से अभी भी सफल है, तो इसमें भारत आता है, दक्षिण अफ्रीका आता है और अमेरिका आता है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये उठेगा कि चलो जो सैनिक शासक हो गए या फिर अलोकप्रिय नेता हो गए, इन्होंने संविधान बनाया तो नहीं चला, तो फिर संविधान ऐसे कैसे बनाया जाए कि वो पूरी तरीके से सभी जनताओं से पालन करे। तो इसके संदर्भ में भारत का उदाहरण है कि भारतीय संविधान जो है उसे काफी भारी वैधता मिली। क्यों मिली भाई? तो देखो, हमारा जो संविधान है वो बेसिकली एक राष्ट्रीय आंदोलन के बाद में बनाया गया। अब जब भी राष्ट्रीय आंदोलन होता है तो हमें जनता की एकता का पता चलता है, क्या भारत के अंदर कमियां हैं इसका पता चलता है, कैसी संस्कृतियां हैं, विभिन्नताएं हैं, इसका पता चलता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत कुछ हम सीखते हैं। तो उन्हीं सीखे हुए कुछ नियमों को इसमें रखा जाता है और उसे लोगों को समझाया जाता है। तो लोगों को लगता है ये सही है तो उसका पालन करते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया जाता है। दूसरा, जो असफल होते हैं वो तो सैनिक शासक या फिर एलोपैथी नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जो सफल होते हैं वो संविधान ऐसे लोगों के द्वारा बनाया जाता है जिन पर उनके जो नागरिक हैं उनका अटूट विश्वास हो,
वो जनता से सीधे रूप से संवाद कर सकें, क्या नियम हम ले रहे हैं उसके बारे में उनके विचार प्राप्त कर सकें और उन्हें सम्मान प्राप्त करने की शक्ति। संविधान निर्माण वाले जो व्यक्ति थे, वो लोगों को ये समझाने में सफल हुए थे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं। अर्थात संविधान जो था जब बनाया जा रहा था तो संविधान सभा के लोग जो थे उन्होंने नागरिकों को ये बता दिया, समझा दिया कि हम इसे इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, इस तरीके से इसमें नियम बना रहे हैं कि कोई भी एक बंदा पर्टिकुलर तरीके से अपने आप को शक्तिशाली इसके माध्यम से नहीं बना सकता, ना ही तो कोई समूह बना सकता। यानी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इससे सभी लोगों का भला। इस लोगों से मतलब ये जो बातें हैं, ये तीनों ही बातें, इन सभी से काफ़ी लोगों को प्रबल शक्ति प्राप्त हुई क्योंकि लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित ये संविधान लोगों के द्वारा अमल करने के लिए आसानी से बना लिया गया और संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय के राष्ट्रीय आम सहमति अर्थात लोगों के द्वारा ये बताया कहा गया कि ठीक है हम मानने के लिए तैयार है, आप इसे लागू करो, उसका यहाँ पे उदाहरण है। संविधान को औपचारिक रूप से संविधान सभा में 1946 दिसंबर में बना लिया था और नवंबर 1949 के मध्य मतलब सॉरी स्टार्टिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को दिन था सोमवार प्रातः 11 बजे और 26 नवंबर 1949 को ये पूरा हो गया था और फिर 26 जनवरी 1950 को ये भारत में लागू भी हो गया। तो संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है? आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। तो कोई भी संविधान वो पूर्ण रूप से सफल क्यों हो पाता है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए। ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया, अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आप देखो, संविधान के मौलिक प्रावधान अर्थात संविधान के अंदर कुछ प्रावधान, कुछ नियम अर्थात सभी नियम और प्रावधान, इन सभी का पालन करने के लिए, इन सभी का आदर करने के लिए संविधान हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ कारण तो देता हो ताकि वो संविधान के जो नियम है, जो प्रावधान है उसका पालन करे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण यहाँ पे देखो क्या एग्जाम्पल है ये कि मान लो किसी एरिया में कुछ बहुसंख्यक है और कुछ है अल्पसंख्यक। तो संविधान ने ये एक नियम बना दिया कि अल्पसंख्यक लोग चाहें तो सॉरी बहुसंख्यक जो है वो चाहें तो इन अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं, उनकी पहचान को दबा सकते हैं। तो ऐसे एरिया में जहां बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों का शोषण किया जा रहा है, तो क्या कभी अल्पसंख्यक संविधान के मौलिक प्रावधानों को अपनाएंगे, संविधान का पालन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जब उनकी पहचान को ही दबाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, क्यों तो क्यों करेंगे? तो इसीलिए भारतीय संविधान में जो प्रावधान है, जो नियम है, उसका आदर करने के लिए हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ कारण दिए गए। अब कोई भी संविधान अपने आप तो एक आदर्श रूप में स्थापित हो नहीं सकता, उसे आदर्श रूप में स्थापित करती है उसकी जनता। और ये होता कैसे? ये इस तरीके से होता है कि लोग उसे मतलब लोगों को विश्वास प्रदान करते हैं, लोगों को न्याय प्रदान करते हैं, तब जाके कोई संविधान सही तरीके से मजबूत बनता है। ठीक है? कोई भी संविधान अपने नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता की जितनी अधिक सुरक्षा की गारंटी करता है, सफलता उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अर्थात कोई भी संविधान अगर उसे पूर्ण रूप से जनता के बीच में लागू होना है, तो उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, उसका संरक्षण कैसे किया जाए, उन्हें स्वतंत्रता, समानता, ऐसे जो कुछ तत्व हैं, उनके बीच में उन्हें स्थापित किया जाए, अर्थात उन्हें जो है इनसे संरक्षित किया जाए, उनके इन अधिकारों को उल्लंघन ना करवाया जाए। तो इस तरह से एक संविधान काफी मजबूत बन के सामने आ सकता है। तो ये है संविधान के कुछ मौलिक प्रावधान। अब इसी संबंध में एक यहाँ पे आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है नेपाल का संविधान निर्माण। अब ये क्या है बेसिकली, तो देखो छोटी कहानी है। संविधान बनाने की सबसे जटिल प्रक्रिया का ये उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 5 बार संविधान बनाए गए। भारत में केवल एक बार बनाया गया, लेकिन यहाँ पे 5 बार बनाए गए। फॉर एग्जाम्पल 1948, 51, 59, 62 एंड 90। तो ये जो 5 बार संविधान बनाए गए, ये भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुए। ऐसा हुआ कि मतलब ये जो संविधान जितने भी बनाए गए, ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाए। कभी बनते बनते ही रह गए और कभी बने तो लागू नहीं हो पाए। कारण क्या था? कारण था यहाँ पे संविधान में मतलब कि नेपाल में
यहाँ के जो नरेश हैं, जिनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, यहाँ के जो राजा हैं बेसिकली, वो संविधान को लागू ही नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर संविधान लागू कर दिया तो उनकी शक्तियां छिन जाएंगी। ठीक है। 1990 में संविधान के द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की तो गई, लेकिन अधिकतर शक्तियां नरेश के पास में थी। अर्थात एक तरीके से एक छोटा संविधान बनके जब उभरा 1990 में, तो यहाँ पे बहुदलीय लोकतंत्र अपनाया गया, लेकिन वो पूरी तरीके से चला नहीं। हालांकि ये जो नेपाल के नरेश थे, इन्होंने, नेपाल के जो राजा थे, उन्होंने मांग तो मान ली कि हम संविधान तो चलो बना देंगे, लेकिन शक्तियां अधिकतर अपने पास रखी, तो इसलिए ये ज्यादा देर तक नहीं टिका। राजा ने अक्टूबर 2002 में सभी की सभी सारी जो शक्तियां हैं, यानी कि संसद फिर से भंग कर दी 2002 में, और पूरी की पूरी शक्तियां अपनी मुट्ठी में ले ली। फिर यहाँ पे आया एक और विवाद। नेपाल में बहुत से आंदोलन चले इसके खिलाफ, जैसे कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए, राजतंत्र नामक संस्था को खत्म करो एवं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक संसदीय शासन की जो व्यवस्था है उसे लागू करो। अब यहाँ पे नेपाल की एक कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका नाम है माओवादी। इसके माओवादी जनता के द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी, अर्थात संविधान सभा के लिए सबसे अधिक संघर्ष करने में ये पार्टी आगे थी राजा से। अब यहाँ पे हुआ ये कि अंततः जब जनता का आक्रोश फूटा, पार्टी का आक्रोश फूटा, और जब सारी सीमाएं एक तरीके से हम कह सकते खत्म हो रही थी, लांग गए थे ये लोग सारी सीमाओं को, तब राजा को झुकते हुए एक ऐसी सरकार बनानी पड़ी जो कि आंदोलनकारी चाहते थे। इस नई सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली और राजा को, जैसे लोकतंत्र में राष्ट्रपति होता है, वैसा ही नाम मात्र की कुछ शक्तियां दे रखी। 2008 में नेपाल ने अपना राजतंत्र खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया, और संपूर्ण रूप से इसने अपना एक नया संविधान बनाया 2015 में, और वर्तमान में भी ये लागू है। तो ये नेपाल संविधान निर्माण के बारे में एक छोटा सा विवाद है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। इस तरह से बच्चों आज की हमारी ये जो वीडियो थी, जिसमें हमने संविधान क्यों और कैसे, इसका पार्ट 1 समझ लिया। पार्ट 2 आपको कल शाम को 7 बजे इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। सभी बच्चे लाइव क्लास में जरूर ज्वाइन होना। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, संविधान की परिभाषा क्या थी, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संविधान के कार्य क्या होते हैं, संविधान की विशेषताएं क्या है, और संविधान के मौलिक प्रावधान तथा संविधान को प्रचलन में कैसे लाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, कल की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो कल जो है हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि भारतीय संविधान किस तरीके से संविधान बनाती है, वो निर्माण की प्रक्रिया क्या है, संविधान सभा का गठन कैसे होता है, संविधान सभा के गठन की क्या कमियां होती हैं, और संविधान सभा किस तरह से ये कार्य करती है, भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, और भारतीय संविधान जो है वो एक राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत माना जाता है, ऐसा क्यों। तो कल की वीडियो में हम ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो के जितने भी टॉपिक्स थे, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हैं, तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।